क्या हाल चाल बच्चों? तो कैसे हो आप लोग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है बच्चों? बताओ भाई। सर्दियों के मौसम में सारी क्लास यूट्यूब पे ही करोगे क्या? इसके अलावा कभी कभी हमें भी देख लिया करो भाई साहब। हमेशा लाइव ही देखोगे क्या? हम भी जिंदा ही हैं, सो हमारी क्लास भी देखिए। और आज का जो चैप्टर है, जो आज का टॉपिक है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है ये कई लोगों की डिमांड्स थी, कई लोगों की। हर जगह कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं, इस चैप्टर की चर्चा करते आ रहे हैं कि भाई साहब ये डाउट रह गया, ये समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है इस चैप्टर में ज्यादा दम है ही नहीं। दम इन द सेंस कंटेंट के लिए इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आपकी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस चैप्टर को सिर्फ कहानी की तरह स्टोरी फॉर्म में समझ लिया जाए तो काम हो सकता है। यहां ना रटने की जरूरत है, ना ज्यादा कुछ सुनने की जरूरत है। केवल मेन टर्म्स भी समझ में आ गई ना तो आप बना सकते हो। वजह यह है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि यह स्टोरी चल कहां रही है, तो फिर कुछ भी बना सकते हो। क्योंकि यह कोई डिफाइन नहीं है कि आप यही लिखोगे जो एनसीईआरटी ने बोला, आप यही लिखोगे जो मैंने बोला, आप वही लिखोगे जो ये सारे लोग बोल रहे हैं। नहीं, आप उसे अपने वर्ड्स में भी बना सकते हो। रीजन ये है कि हर चीज को बताने के कई तरीके हैं, समझने के भी कई तरीके हैं। जब व्यक्ति सुनने के बाद, समझने के बाद खुद लिखेगा तो भाई साहब एक अलग क्रिएशन और नजर आएगी। वो सबसे अच्छी क्रिएशन होती है। रीजन ये है कि बच्चा अपने से समझ के लिखता है ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ग्रामेटिकल एरर्स का, जो बिल्कुल सत्य है हिंदुस्तान में कि इंग्लिश में मिस्टेक होना लाजमी है, कॉमन है। सामने चेक करने वाले को भी इतना नहीं पता होती है, इधर लिखने वाले को नहीं पता होती है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉन्फ़िगरेशन को लेके कि भाई साहब शुरू कहां से करें। सो कभी भी कोई चीज अगर आपसे पूछी जाए तो मुझे यह लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इन 14-15 सालों में, कि कोई भी आपको चीज पूछी जाए तो जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है पहले उसको डिफाइन करिए, पहले उसको बताइए कि यह चीज ये है, फिर आइए बॉडी लैंग्वेज पे, यानी कि जो आपसे पूछा हुआ है, और लास्ट में उसको कंक्लूड कर दीजिए। ये बहुत बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि 3 फॉर्मेट में चीजें लिखो। अब कोई सोचेगा सर 1 मार्क्स में कैसे लिखे? तो भाई साहब 1 मार्क्स में सीधा आंसर होता है, वहां ये सब नहीं होता है। ये 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर की कहानी में होता है, बट 2 नंबर में भी एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, 3 और 5 में क्लियरली होता है। सो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके सारे आंसर ठीक भी होंगे, सामने वाले को समझ में भी आएंगे और मार्क्स भी आपके पूरे मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, ट्रिक है करने की, क्योंकि सोशल स्टडीज में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई साहब आप रटिए और फिर आप वैसा का वैसा उतार दीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खास है, बहुत बच्चों की डिमांड थी इस टॉपिक को लेके, और फाइनली क्वेश्चंस के साथ आ गए हैं। जो कंसंट्रेशन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा जो आपकी बुक में है। डू नॉट वरी, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर आपके इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म पर, फिजिक्स वाला पर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझना। हो सकता है कुछ लोगों को यह लग रहा हो आज तो सर स्लो बोल रहे हैं, आज सर की आवाज में भी दम नहीं लग रहा है। आवाज में वैसे ही दम है, बस गला बैठ गया है भाई साहब, गला बैठ गया है। कल की मेहनत आपने देखी होगी, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के जो टॉपिक जो लाइव किया गया था उसमें बार बार रिपीट कर करके बताया था, सब बच्चों की समस्याएं सुनी, सॉल्व की हैं, उसका गला बैठ गया। कोई बात नहीं, कल तक फिर शक्तियां आ जाएंगी हमारी वापस और फिर आ जाएंगे। सो बच्चों, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, ग्लोबलाइजेशन क्या है बताइए मुझे, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या माने हम, कि सिर्फ इंडिया इंडिया है? क्या हम मान ले कि एशिया एशिया है? नहीं। ग्लोबलाइजेशन 2 वर्ड से समझ लो आप, ग्लोबल है ना, और हमारी इकोनॉमी का लेना देना है। तो ये हम कनेक्टेड है एक दूसरे से, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और अगर इससे भी बड़े आगे बढ़कर चले तो आप सिंपली ये वर्ड देख लो क्या लिखा है इधर, ग्लोबल। ग्लोबल मींस होता है ये पूरा वर्ल्ड। जब पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्ट होगा, इंटरकनेक्टेड होगा, इंटरलिंक्ड होगा, चाहे वो पीपल का आना जाना हो, चाहे वो यूनिट्स, गुड सर्विस का आना जाना हो, या किसी भी ट्रेड का एक्सचेंज हो, चाहे आए चाहे जाए, मतलब जाए या आए, सो वो ग्लोबलाइजेशन कैटेगरी में आता है। वैश्वीकरण कहते हैं इसे, समझ रहे हो? और ग्लोबल का रिश्ता हम किसके साथ समझेंगे? आज समझेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ।
ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं ये मान लूं कि हम दूसरों से रिश्ता ना रखकर भी अपने आप में इतने सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम दूसरों के बिना काम चला लेंगे? क्या आपको लगता है ये बात? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम पे कि कोई नेशन अपने आप को आइसोलेट कर ले और सेल्फ सफिशिएंट होकर ये कह दे कि मुझे जरूरत नहीं है? जैसे कि आपने चाइना साइड देखा ही था भाई साहब, जब यूरोपियंस एशिया पे कंसंट्रेशन बना रहे थे, एक टाइम आया था जब चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। क्या वो आज पॉसिबल है? क्या उसके बिना सरवाइव किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? चलिए अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ रैपिड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड have made the rapid integration or interconnection between countries? आपको जब भी कोई टर्म आए, जैसे कि आपको मैं बोलूं कि भाई ग्लोबलाइजेशन बताना है, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए बच्चों एक बहुत जरूरी बात है, उसमें एक टर्म शामिल होनी चाहिए। वो क्या है? इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन या फिर इंटरलिंक्ड। जब भी अगर ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में कनेक्शन है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और जब कोई इकोनॉमी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होती है। सो यहां पर ये पूछ रहा है कि कैसे रैपिड टेक्नोलॉजी ने, ट्रेड ने एक कंट्री को दूसरे कंट्री से इंटरलिंक्ड बना दिया, इंटरकनेक्टेड बना दिया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल, आगे के वर्ड देखो आप बस। लिबरल का मतलब होता है फ्री, जहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। यू आर फ्री टू डू योर ट्रेड, आप फ्री हैं अपना व्यापार करने के लिए। सो ऐसे केस में लिबरलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है बताइए जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट। क्या करेक्ट आंसर है बच्चों इसका? लिबरलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन है, सोशलाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन है? समझ रहे हैं क्या है भाई साहब इसका करेक्ट आंसर? ग्लोबलाइजेशन। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई साहब, बहुत आराम आराम से आएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। पीपल यूजली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मैं अपने गांव से शहर क्यों आया? आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में क्यों जाते हो? इसलिए कि फीस ज्यादा दे दे? क्या इसलिए कि भैया हमको पढ़ना ना पड़े? या अच्छी पढ़ाई के लिए जाते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हो? किस चीज के लिए जाता है एक इंसान दूसरी जगह पे? बताइए। सबको अपने घर पे बैठना अच्छा लगता है, सबको अपने रिश्तेदारों के साथ बैठना अच्छा लगता है। कौन चाहता है ससुरा बाहर जाके काम करे? बताइए, कोई चाहता है? सब चाहते हैं घर पे बैठ के अपनी रोटी सीखी सिखाई मिल जाए, अपना पिज्जा आ जाए, नौकर हमको बाहर ले जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े। सो पीपल क्यों माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर? व्हाई? इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, अच्छी चीजें मिले। अरे बुरे हालात में तो हम अभी हैं ना, जैसे हम हैं इससे बुरा और क्या हो सकता है बताइए? जो आप प्रेजेंट सिचुएशन आपकी है, क्या इससे बेटर आप बनाना नहीं चाहते? क्या इससे अच्छा आप सोच नहीं रहे हो, या ये सोच रहे हो कि इससे भी बुरा हो जाए? नहीं, वी ऑलवेज लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। और बेटर अपॉर्चुनिटीज में क्या आता है बच्चों? आप समझो, बेटर अपॉर्चुनिटीज का मतलब यह नहीं है कि आपको ज्यादा पैसा मिल जाए, केवल यह नहीं है अच्छी एजुकेशन मिल जाए, कुछ भी हो। आज की जो सिचुएशन में आप जो रिसीव कर रहे हो उससे बेटर होना चाहिए। चाहे वो बेटर एजुकेशन क्यों ना हो, बेटर इनकम क्यों ना हो, बेटर जॉब्स क्यों ना हो, बेटर एमिनिटीज क्यों ना हो, बेसिक एमिनिटीज, अच्छा पानी, अच्छी सड़क। बताइए भाई साहब, क्या आप जैसी सड़क पे अभी चल रहे हैं इससे बुरी सड़क पे जाना चाहोगे? बताओ जरा, जाना चाहोगे? नहीं। जब आपको सारी एमिनिटीज मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, सो आप इसीलिए मूव कर रहे हो। तो क्या ऑप्शन है बच्चों इसका? ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है बच्चों इसका? ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? आफ्टर द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज डैश हैव बिकम मोर एक्सेसिबल as various countries have removed the barrier. Now what is the meaning of liberalization? बच्चों लिबरलाइजेशन बड़ा है, आपके ये टर्म में भी आएगा, भी आगे भी आपने एक दो वर्ड और सुने होंगे। लिबरलिज्म सुना होगा।
लिबर सुना होगा, लिबरलाइजेशन सुना होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों हमारे लिए, अगर मैं आपको बताऊं लिबरल, लिबरल मतलब होता है फ्री, फ्री मतलब नो रेस्ट्रिक्शंस, नो रेस्ट्रिक्शंस। अब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो किस पे नहीं होनी चाहिए, ट्रेड पे नहीं होनी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही मतलब है ट्रेड का। सामान भी जा सकता है सर्विसेज में, या तो आप सर्विसेज दे दें या आप खुद भी शिफ्ट हो सकते हैं, आप भी मूव होते, पीपल ऑल्सो मूव। आपने देखा ही है भाई साहब, अभी हम पढ़ के आए हैं, पीपल जनरली माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन रीजन टू अनदर रीजन, स्टेट टू नेशन इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, अभी पढ़ा है हमने। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। सो यहां पे क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों क्या करेक्ट आंसर है भाई, तो आपके सामने करेक्ट आंसर है बच्चों ये रहा, ट्रेड। ट्रेड मींस क्या है बच्चों, एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या आता है बच्चों, आपका एक्सचेंज में इंपोर्ट भी आएगा, क्योंकि भाई साहब आप किसी से सिर्फ सामान लोगे, देना भी पड़ सकता है, सो आप एक्सपोर्ट भी करोगे, किसी से आप सामान लोगे दोगे, यही तो ट्रेड है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, लेन देन। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। कोई डाउट है भाई साहब बताइए जरा, कोई भी डाउट है तो बताइए, कोई डाउट नहीं है। ऐसा मैं खुद से कह रहा हूं, आप चाहो तो डाउट बता सकते हो, क्योंकि मेरे सामने भी आप है नहीं, आप चाहो तो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हो कि ये डाउट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस। नाउ यहां पे इंपोजिशन का मतलब है उसका इफेक्ट, उसका लगना, और टैक्स क्या है बच्चों, एक बैरियर है। सो कैसे बैरियर है, बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट, एक हिंड्रेंस लगाई, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट किया है। सो बैरियर का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हो, बीच में एक रुकावट आ गई, अब आपको अलाउ नहीं किया जा रहा टू पास, अब आप आगे नहीं जा सकते। सो ट्रेड कैसे, टैक्स में एक बैरियर, टैक्स जो है कैसे ट्रेड में बैरियर बनता है। सो क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ था शुरुआत में, सो हमारे लिए जरूरत यह थी कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएं, हम उससे जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। उस दौरान हमारे जो यहां के लोग थे, बिजनेसमैन थे, दे वर नॉट सो स्ट्रांग कि वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाए। हमारे पास उतना अच्छा क्वालिटी का मेटेरियल भी नहीं बचा था, बिकॉज यूरोपियन पावर्स ने हमें बहुत बुरे तरीके से जो है एक्सप्लॉइट किया था रिसोर्सेज के मामले में। सो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि केवल एसेंशियल यूनिट्स का ही इंपोर्ट किया जाए, बाकी को बैरियर लगा के रोक दिया जाए। इंपोर्ट की बात करें तो मशीनरी, क्योंकि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो हमें अप टू डेट मशीनरी के साथ करनी होगी, और वो मशीनें बाहर है, क्योंकि ब्रिटेन अपने आप में जाना जाता था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। आप सबको पता है फैक्ट्री सबसे पहले ब्रिटेन में गई थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी वहीं थी, लिवरपूल एंड मैनचेस्टर आपने पढ़ा है। सो भारत सरकार ये चाहती थी कि बाहर से लोग जो है केवल जरूरत की चीजों को खरीदें, बाकी चीजों को हम उनको दें, बिकॉज वी आर दी प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल। सो हम क्यों नहीं फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके उनको बेच सकते हैं। वाई वी आर इंपोर्टिंग दी गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज, हम क्यों उनके सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों अपने सामान को उनको नहीं दे सकते। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे इंपोज कर दिया, टैक्स लगा दिया, और टैक्स बैरियर के रूप में क्या कहते हैं बच्चों, टैरिफ्स कहते हैं। टैरिफ्स कैसे होता है, वो लगता है बेसिकली इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब मान लो सब लोग बाहर से करते रहेंगे इंपोर्ट, कि हाँ भैया ये सामान बाहर अच्छा है, सस्ता है, ले लो। सो हमारे यहां के लोगों के सामान कौन खरीदेगा, फिर तो जिंदगी में हम कभी स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज, हम कभी अपने आप को रिबिल्ड ही नहीं कर पाएंगे, हम तो डूब जाएंगे। सो क्या था मेन मोटिव, टू प्रमोट इंपोर्ट्स, प्रमोट लोकल प्रोड्यूसर्स, दोनों को, या नन ऑफ दिस। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या आपके सामने है भाई साहब, ऑप्शन बी लोकल प्रोड्यूसर्स। मैंने अभी बताया हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट टू प्रमोट देम, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देम। भाई साहब सुरक्षा भी कीजिए, उनको प्रसार भी तो करना है, ये सरकार ही सबसे अच्छा कर सकती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स इज द विजन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब एक सरकार का मोटिव यह है कि मैं हर तरीके के बैरियर को हटा दूं जिससे कि कम इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाए, यह पॉलिसी है लिबरलाइजेशन की, और ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं।
सो भाई साहब, पागल सरकार तो पागल लोग, पागल सरकार पागल लोग, पागल बच्चा पागल स्कूल। तो भाई जैसे वहां पे लोग रहेंगे वैसे ही होगा। तो सरकार यहां पर जो है लिबरलिज्म को खेल रही है। सो गवर्नमेंट भी कैसी होगी बच्चों, बताइए भाई साहब। मैंने करेक्ट आंसर पर टिक लगा दिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। डैश इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशंस। कौन सी ऐसी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलती है और चाहती है कि स्मूथली, फ्रीली एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस जो है वर्ल्ड में ट्रेड होता रहे। आपको अच्छे से पता है, इसमें दो नाम मैं आपको बताऊंगा, करेक्ट आंसर बताइए जब तक, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। गेट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, WWE। अरे क्या WWE, लड़ाई करोगे क्या? सो बच्चों करेक्ट आंसर तो लास्ट है, ऑप्शन डी, WTO। WTO का मतलब है बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी भी सुन लीजिए भाई साहब, इनकी भी कुछ समस्याएं हैं। ये चाहते क्या है कि बहुत एकदम स्मूथली, विदाउट एनी हिंड्रेंस क्या हो बच्चों, ट्रेड हो। इनसे पहले जो है गेट बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। गेट बना था, गेट को रिप्लेस करके जो है इसको बनाया गया था 1995 में। वर्ल्ड टीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है बच्चा, वो कहां है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में जगह है जनेवा, वहां पर है बच्चों। सो देख लीजिए आपके सामने, आपका करेक्ट आंसर है कि नहीं है बताइए। कितना परसेंट मजा आ रहा है यार, बताते रहो, बहुत जरूरी है। आपके कमेंट्स में देखता हूं, ये कभी मत मानना कि मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, मैं कमेंट्स देखता हूं और कई लोगों के आंसर भी हो रहे हैं अगर वो समझ रहे हो तो। सो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है? सिंस जुलाई 29, 2016 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज हैड हाउ मेनी मेंबर्स। अगर मैं 2016 तक की बात कर लूं, करंट में जो आपके कितने मेंबर्स हैं, अभी कितने मेंबर्स हैं? तो भाई साहब अभी तो मेंबर्स आपके जो हैं वो है आपके 164, 164 मेंबर्स सिंस 2016 तक, जुलाई 2016 तक हैं। करंट में देख लीजिएगा एक बार अपडेट करके कितने हैं, पेपर में ये आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, हैवी इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इनेबल्स द पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल एंड लोकल इंडस्ट्रीज एंड द लोकल पीपल। वाह, आंसर ही लिख दिया। चलो इसको समझा लेते हैं, इसमें और चीजें समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। नाउ एमएनसी क्या है? एमएनसी क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो ऑपरेट करती हैं, दैट ऑपरेट्स डिफरेंट कंट्रीज, दैट ऑपरेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम, दैट ऑपरेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। यहां पे ये कहना चाहता था जो एमएनसीज हैं वो क्या इनेबल कर रही हैं, बताइए क्या इनेबल कर रही है भाई साहब? किसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी, क्योंकि उनको उनसे सामान खरीदने और लेने में आसानी रहेगी। लोकल इंडस्ट्रीज भी वही का ही पार्ट है। लोकल पीपल को भी हेल्प मिलेगा, चीजों के मामले में चॉइस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? हमारे यहां पे लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करेंगे। आपके सामने एक शर्ट बन गई अपनी, एक शर्ट सामने बाहर से आई है। अब आपके सामने शर्ट की दो बातें हैं कि आप अपनी को खरीदें या उनकी को खरीदें। दूसरी बात यह है कि आप प्राइस टैग देखेंगे, क्या अपना सस्ता है कि उनका सस्ता है। फिर आप तीसरी क्वालिटी देखेंगे, 150 रुपए एक्स्ट्रा देकर भी आप क्वालिटी में जजमेंट तो लेंगे ना। सो ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है? एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब यह है मल्टीनेशनल, कई सारे देशों में वही कंपनी ऑपरेट करती है, जैसे जेनपैक्ट, इन्फोसिस, एसेंचर। सो ये एमएनसीज क्या है? एक ही समय पे, ऐसा नहीं है कि वो एक बोलती है कि अरे तुम इस साल कर लो, अगले साल हम वहां कर लेंगे। एट द सेम टाइम दे आर ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट नेशंस, सो उन्हें एमएनसीज कहते हैं। अब एमएनसीज हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एमएनसीज एक कंट्री में है, दूसरी में भी है, सो वहां से उनका कनेक्शन बना रहेगा। सो इंटरकनेक्टेड किया ना कैसे भी कंट्रीज टू कंट्री को। सो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में, ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करने में एमएनसीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इवन बहुत बड़ा क्या, मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगेन क्वेश्चन का भी आंसर लिख दिया। ये क्या हुआ है डीटीबी भाई साहब, हमारे कितने क्वेश्चनों में आंसर लिख दिए हैं? ठीक है,
आ जाते हैं तीसरे पे भी। शायद टाइपिंग में इनसे हो गया है भाई साहब, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा लेता हूं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, डीटीपी से होगी ये मिस्टेक, अब पता नहीं कैसे ये कर रहे हैं भाई साहब, शायद चाहते हैं कि आपको कुछ मतलब पढ़ना ही नहीं पड़े, सीधा सीधा आप रट लो। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट कैन यूज डैश टू प्रोटेक्ट स्मॉल एंड अनस्किल्ड प्रोड्यूसर्स। छोटे और अनस्किल्ड प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आप इसको मत देखिए अभी फिलहाल, इसको भूल जाइए आप, लीजिए मैं गायब कर देता हूं। सो गवर्नमेंट क्या यूज करेगी अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को, अनस्किल्ड प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए? सो ये तो तय है कि बैरियर्स लगाएगी। बैरियर्स लगता है इसलिए ताकि अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है बताइए? बिल्कुल कंफर्म है। सो ट्रेड बैरियर लगाएगी, आने से पहले रोकेगी। इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाएगी कि भाई साहब बाहर के लोग अगर यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां के लोग उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करेंगे। सो यहां के लिए कौन करेगा? सो यहां के करने के लिए जरूरी है कि उनको वहीं रोको, क्योंकि बाहर का आदमी आके आपको यहां पर लालच देगा और आप उस लालच में फंस जाओगे, तो इंडिया क्या बेनिफिट कौन सोचेगा? सो यही हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, दोनों चीजें, ऑप्शन ए एंड बी। चलिए, MNCs ओपन देयर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और ऑफिसेज विथ फेवरेबल कंडीशंस लाइक। कैसी फेवरेबल कंडीशंस देखते हैं भाई साहब? MNCs का आपको पता है कि MNCs का मतलब क्या है बच्चों? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। क्या किसी ने गांव में MNCs को आज तक देखा है? नहीं। क्या किसी ने शहर से बहुत दूर हाईवे पे MNCs को देखा है? बताइए, MNCs हाईवे पे हो सकती हैं क्या? नहीं देखा है। क्या ऐसा कहीं देखा है जहां दूर दराज गांव का आदमी कुत्ता भी ना रहता हो वहां MNCs खुल गई? देखा क्या? नहीं देखा। इसका मतलब MNCs जहां भी कंपनी अपनी बनाती हैं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बनाती हैं। क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? वो एक बिजनेसमैन है, उसका काम है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। सो वो क्या चाहेगा? अपना ज्यादा प्रॉफिट हो। अपना प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जब सामने वाले को पे कम करना पड़े। भाई साहब मैं ऐसा लेबर क्यों ना ढूंढूं जो 100 की जगह 50 में आए, 50 रुपए बचे। मैं ऐसी जगह बिल्डिंग किराए पे क्यों लूं जहां मुझे 1 लाख रुपए महीना देना पड़ता हो? मैं क्यों ना 70-80 हजार रुपए वाली देखूं? मुझे लोकेशन भी देखनी है, मुझे पैसा भी देखना है। सो मैं ये सारे फैक्टर्स देखूंगा। सो MNCs कैसी फेवरेबल कंडीशन देखती है? सस्ता लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नो ट्रेड बैरियर्स, या ऑल ऑफ दीज। एक पॉइंट और है गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो ये भी बहुत जरूरी है MNCs के लिए। मान लीजिए वहां पे ऐसी पॉलिसीज हो कि जो गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट ही नहीं करती हो, तो MNCs जिस देश में ज्यादा मिले आपको, समझ लेना वो गवर्नमेंट उनके लिए फेवरेबल होती है, इसीलिए वो वहां पे ऑपरेट करती हैं। हर देश में आपको MNCs ज्यादा नहीं मिलेंगी। रीजन यही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनको फेवर नहीं करती हैं। और यही नहीं, अनस्टेबल गवर्नमेंट जहां भी मिलेगी, मतलब जब मर्जी सरकार गिरती रहती है, जैसे पाकिस्तान की, श्रीलंका की। सो ऐसे अगर गवर्नमेंट गिरती रहे तो वहां भी MNCs को खतरा है, क्योंकि आज एक MNC की साठगांठ एक गवर्नमेंट से है, कल को अगली आई उसने सारी पॉलिसीज पलट दी तो MNCs चौपट, बर्बाद। सो ऐसे में MNCs जो है ऐसी गवर्नमेंट को ढूंढती हैं जो उनको सपोर्ट करे, उनकी पॉलिसीज उनको सपोर्ट करती हो। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, क्या करेक्ट आंसर है इसका? लीजिए मैं साइड हो जाता हूं, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। हु इंटरलिंक्स द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री? हिंदुस्तान में एक कंपनी है जिसका नाम है MNCs, वो USA में भी है MNCs। तो क्या इस कंट्री का इस MNC के थ्रू काम नहीं चलता होगा? क्या ये फोन नहीं करते होंगे? क्या ये ट्रेड नहीं करते होंगे? क्या ये ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है? जी हां, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये कनेक्शन कौन बिठा रहा है? बताइए, गवर्नमेंट बिठा रही है, मल्टीनेशनल बिठा रही है, दोनों बिठा रही हैं, या नन ऑफ दिस? क्या करेक्ट आंसर है बच्चों? बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी। ऑप्शन क्या है बच्चों? MNCs। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज कॉल्ड। पागल आदमी को हम पागल ही कहते हैं। विद्वान आदमी, इंटेलिजेंट को, जो पढ़ता बहुत है उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। जो शरारतें करता है उसे नॉटी बॉय कहते हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट MNCs बोलेंगी, यानी मल्टीनेशनल कंपनी करेंगी, उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे भैया? बताइए।
क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे, या कुछ भी नहीं कहेंगे यार? कुछ तो कहेंगे। चीटिंग है सर, ये तो नहीं होगा। बताइए भाई साहब, कौन सी इन्वेस्टमेंट कहेंगे? करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन क्या है बच्चों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं बताइए बच्चों? मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कह रहे हैं? अभी जैसे मैंने बोला पागल की पागल, सो पागल कैसा था? जैसा उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, उसके फीचर थे। एमएनसीज किसकी होती है? मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की कंपनी करेंगी ना, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ी कहेंगे उसको। मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट क्यों कहेंगे बताइए? अरे फॉरेन एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, मल्टीनेशनल है। सो वो इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल नहीं होती है, वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन में की जाती है। समझ आ गई बात? कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, नाम पे नहीं जाना यहां पे। द इंपैक्ट ऑफ एमएनसीज कैन इजीली बी फाउंड बाय मेजरिंग देयर। क्या फाउंड से कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी एमएनसीज का कितना इंपैक्ट है? कौन सा ऐसा फीचर है जिससे आप मेजर कर सकते हो क्या इंपैक्ट किसका? एमएनसी का। बताइए कितनी कंपनियां इस बात से, कितनी उसके पैसे उसके इस बात से, कितनी उसकी यूनिट्स खुली हुई हैं इस बात से। किससे बताइए? वेल्थ से। किससे बच्चों? वेल्थ से। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? वेल्थ। एक एमएनसी, मैं आपको बता दूं, कई बार उसकी इतनी संपत्ति होती है जितनी तो किसी इकोनॉमी की कुल जीडीपी या इनकम होती है। एक देश के बराबर इनकम जितनी होती है उस एमएनसी की इनकम होती है, कई बार वेल्थ होती है उसकी। सो वेल्थ है किसी एमएनसी की, तो आप सोचिए वो छोटे प्रोड्यूसर्स पर, लोकल प्रोड्यूसर्स पर कितना इंपैक्ट डाल सकते होंगे, कितना प्रेशर डाल सकते होंगे, बार्गेनिंग करने का मौका ही नहीं देते होंगे। और जिस भी मार्केट से उनको आउट करना होता होगा तो ये एमएनसीज तो बहुत इजीली कर सकती हैं, इनके पास पैसा ही इतना है। ये डील करने के तरीके हैं ना कई सारे, या तो किसी के साथ मिलके काम कर लो या उसको कोलैब करके खत्म ही कर दो। सो इनके लिए जो फर्म्स ज्यादा स्ट्रांगली होती है उनको खत्म करना बेटर समझती हैं, और इनके डिसीजन से गवर्नमेंट पे भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते बच्चों। What was the cause of attracting various outsiders to invade India, such as the East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी, पोर्चुगीज जैसे, डच जैसे, फ्रेंच जैसे लोग हिंदुस्तान क्यों आए थे? घूमने आए थे, व्यापार करने आए थे, रूल करने आए थे, या इन सभी के लिए आए थे? देखिए शुरुआत में इन लोगों को पता ही नहीं था कि यहां रूल करना है, क्या करना है, क्या हम यहां घूमने आए, क्या करने आए। तो शुरुआती समय पे इन लोगों को यही था कि भाई साहब ट्रेड ही इनको एक चीज समझ में आई। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ट्रेडिंग। क्योंकि अंग्रेज जो है वो ट्रेड करते रहे, बाद में उनको रियलाइज हुआ ए चिंटू कोलाई नोकलस, ट्रेड कर भैया, एक दिन से यहां लूट के क्या होगा, या ट्रेड करते करते फिर रूल करेंगे। सो पहले इन्होंने ट्रेड के वजह से ये जो है सबकी इनकमिंग हुई। भारत जो है रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल के मामले में बहुत मजबूत था, इसीलिए सब देशों को न्योता मिला। आइए बैठिए, प्लेट पे मिनरल्स लीजिए, प्लेट पे आप गोल्ड लीजिए, प्लेट पे आप सब हमारे मिनरल ले लीजिए। सो ट्रेडिंग वाज द कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए बच्चों। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? ये जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, जो कंपनियों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इनकम के लिए हो रहा है, फॉरेन ट्रेड के लिए हो रहा है, मोनोपोली के लिए हो रहा है, या नन ऑफ दीज के लिए? बहुत सिंपल सा आंसर बताइए बच्चे, क्या आंसर है करेक्ट? नन ऑफ दीज। क्यों भाई साहब, क्या फंक्शन है फॉरेन ट्रेड का? बताइए भाई। वो अपने को क्या मोनोपोली बनाना चाहते हैं, क्या अपना फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, या इनकम बढ़ाना चाहते हैं? क्या हो सकता है प्राइमरी फंक्शन, बताइए। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर बताना है। व्हाट इज द प्रेफर्ड लोकेशन फॉर द एमएनसीज? क्या होती है किसी एमएनसी के लिए प्रेफर्ड लोकेशन? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एमएनसीज ऐसी जगह नहीं जाएगी जहां वो मार्केट से बहुत दूर हो, ऐसी जगह भी नहीं जाएगी जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको सपोर्ट नहीं करती हो, ऐसी जगह भी नहीं जाएगी जहां लेबर जो है बहुत कॉस्टली मिलता हो। सो अगर ऐसे सब फैक्टर्स जहां मिल जाएं, एमएनसीज चली जाएंगी। सो एमएनसी सेट अप देयर प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट फर्स्ट, देयर इज स्किल्ड एंड चीप लेबर अवेलेबल हो लो कॉस्ट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, यानी जहां से इंटरलिंक बनता रहता हो, सब कम्युनिकेशन सब कुछ हो,
और एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, और जो उनके भले के लिए जो सरकारें सोचती हो वो उन देश में जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई साहब, बताइए। बिल्कुल क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। गिव टू मेरिट्स टू द एमरजेंस ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज के आने के दो फायदे आपको बताने हैं, क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो सकते हैं भाई साहब। पहला तो ये, एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक मशीन बाइंग फॉर फास्टर प्रोडक्शन। आप एमएनसी के साथ काम करेंगे या एमएनसी से मिलकर काम करेंगे, सो अगर आपको कभी पैसे की कमी पड़ी तो वो आपकी मदद कर देंगे, बिकॉज उन पे कभी कमी नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। आप तो हाथ के बिजनेस पे ही डिपेंडेंट थे, आपको नहीं पता नई नई मशीनें कैसे चलती हैं। कई बार होता है, आप कितने ही समझदार क्यों ना हो जाएं, जब विदेशी गाड़ी को देखते हैं तो आपको यह समझ नहीं आता इसको ऑपरेट कैसे करना है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जिसने बनाई है वो जानते हैं, सो वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको सिखाएंगे। सो एमएनसीज के दो फायदे तो यही हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की कभी कमी नहीं होने वाली, और ना ही आपको टेक्नोलॉजी से कभी आउटडेट रहना पड़ेगा, वो हमेशा आपको अप टू डेट रखेंगे। मल्टीनेशनल है, कई देशों में करते हैं, एक देश से सीखा दूसरे देश में भी करेंगे। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। रैपिड टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ इजियर एंड फास्टर, गिव एन आंसर इन सपोर्ट। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान और तेज बना दिया है। एक आंसर बताइए, एक सपोर्ट में एक चीज बताइए। भाई मोबाइल ले लीजिए, आप एक जगह से दूसरी जगह फटाफट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इससे ना आपको जाना पड़ता है, आप तुरंत मैसेज पहुंचा सकते हो। सो क्या है बच्चों, आपको पता चल गया भाई साहब। इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। आज आप देख लीजिए, मोबाइल में 5G भी आ लिया है। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल छोटे छोटे हो गए, अब आपको स्टूडियो बूथ पे जाना नहीं पड़ता है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सभी जो है एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो वर्ल्ड में क्यों ना करना पड़े, बहुत जल्दी आप कर सकते हो, इंस्टेंटली कर सकते हो, एंड फ्रॉम रिमोट एरियाज तक आप कर सकते हो। आप अपने गांव में अपनी दादी जी से बिना पहुंचे वहां पे बात कर सकते हो। इससे बड़ी सौगात और क्या होगी टेक्नोलॉजी की। हालांकि इसके नुकसान भी हैं, जो लोग सारे दिन भर बात करते हैं तो दादी भी कहती होगी रख बुड़बक फोन रख, अंदर से यही गालियां दे रही हैं, बस आप नहीं रखने वाले हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है टेलीफोन है, जितना मर्जी बात कीजिए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के कान दर्द हो गए। सो दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सो ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है? आप जो स्टार प्लस देखते हो, आप जो सीरियल देख पाते हो, मूवी देख पाते हो, मौसम की जानकारी ले पाते हो, न्यूज से आप न्यूज देख पाते हो, आप जीपीआरएस यूज कर पाते हो, आप सब कुछ जो भी टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज को लेके भी, वो सब हो रहा है किसकी वजह से? सैटेलाइट की वजह से। एंड सैटेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो कुछ आज हो रहा है आप देख रहे हो, पहले मैप कैसा होता था। अब मैंने तो एक बार ऐसा देखा, मतलब मैं अगर आपको जिंदगी का एक एग्जांपल बताऊं, आज अभी हाल फिलहाल का भी, हालांकि हम ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना रहें तो ही बेटर है, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये असिस्ट करे बेटर है, बट आप इस पे डिपेंडेंट हो जाए डेंजरस है। मैं एक बार फरीदाबाद में जो है मैप लगा के चल दिया। आज भी मेरी आदत यही है कि मैं जिन रास्तों पे भी रोज जाता हूं उन पे भी मैप लगा लेता हूं। ये गंदी आदत है, डिपेंडेंट हो गया हूं, मुझे ये देखना पड़ता है कितना ट्रैफिक लग रहा है, कितना मुझे टाइम लगेगा। इतना भी पेशेंस नहीं है कि आपको ये लग जाए कि चलो 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, क्या हो गया, नहीं है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस लेस हो गया हूं, और ऐसा चलता रहा तो जिंदगी में एक दिन पेशेंट भी बन जाऊंगा, बिकॉज दूसरे पे डिपेंड होना इज हाईली डेंजरस। सो मैं उस मैप को लगा के चलता रहा और सरिता विहार ओखला के पास अचानक एक गांव की तरफ लेफ्ट उसने मुझे मोड़ दिया। मैंने भी सोचा भाई साहब गलियारे हैं, निकल जाएंगे, निकल तो हम गए, जिंदगी से निकल जाते बस। उस दिन बात ही ऐसी हो गई, सामने पहुंचा, नाला था, कह रहा है यहां से जंप मारो, सीधी गाड़ी ले जाओ, रास्ता यहीं से जाता है। अब बताइए कैसे मैं इसकी बात मान लूं? गूगल कह रहा है कि डेस्टिनेशन अराइव्ड हो चुकी है, डेस्टिनेशन आप पहुंच चुके हो। अरे भाई साहब मैंने घर में जाना था, नाले में थोड़ी। सो ये है जीपीआरएस की कहानी। इस जमाने में, इस टेक्नोलॉजी में भी आप विश्वास ज्यादा मत कीजिए। मैंने कर लिया होता, मैं चला गया होता तो शायद मैं आज पढ़ा नहीं रहा होता, उस नाले में आज तक तैर ही रहा होता बैठ के।
गाड़ी के साथ कैसे निकलते बताइए, ये कहानी है। तो सैटेलाइट पे ज्यादा डिपेंडेंट आप हो नहीं सकते हैं टेक्नोलॉजी पे। बहरहाल आइए, कोई बात नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? आप लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड से क्या समझते हैं? यानी कि जब आपको आजादी दे दी जाए कि आप किसी भी देश में अपना बिजनेस कीजिए, किसी भी देश से आप सामान लाइए और यहां लाके बेचिए, वहां से लाइए यहां बेचिए, यहां से ले जाइए वहां बेचिए, तो क्या हम इसे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड कह सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो क्या है? रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जब सरकार अपने ट्रेड बैरियर्स को, टैरिफ्स को हटा दे सो दैट कि पीपल एक्सचेंज हो सके एक जगह से दूसरी जगह, उनका गुड्स को एक्सचेंज किया जा सके, उनकी सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सके, तो वो लिबरलाइजेशन होता है। सो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली कर सकते हैं। व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो कुछ भी वो चाहे आगे भेजना, जो कुछ भी वो चाहे आगे लेना, सब कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इंपोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। जब सरकारें, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जब आजाद हुए तो तब इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी कि दैट टाइम इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बिजनेसमैन कि आप जाइए लेके आइए यहां पे। आपने, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है सिर्फ एसेंशियल यूनिट्स को लाने के लिए, और आप अगर कुछ और लाए तो आप पे टैक्स ही इतना है। तो फिर आप अगली बार सोचोगे 100 की चीज अगर 1000 में मिले और यहां पे आपको 2000 की बेचनी है, लोग लेंगे नहीं, तो फिर आप लाओगे भी क्यों? भाई कोई भी इंपोर्ट क्यों होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। अब आपका प्रॉफिट कैसे होगा? लोगों को रीजनेबल नहीं लगेगा। अगर आज आईफोन सीधा 1 लाख से, सबसे छोटे वाला 1 लाख से 2-3 लाख का कर दिया जाए, कौन लेगा बताइए? कोई लेगा? होंगे कोई, हम तो नहीं लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज वन टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। ट्रेड जो है, इंपोर्ट पर एक बैरियर है, ये सब हम जानते हैं। टैक्स मतलब, टैक्स जो है ट्रेड करने पर यानी इंपोर्ट पर एक बैरियर है, और गवर्नमेंट जो है इस पे लिमिट लगा सकती है कि कितना सामान आएगा और कितना सामान जाएगा। सो दिस इज नोन एज कोटा। कोटा क्या होता है? कितना % आप सामान ला सकते हो, क्या सामान ला सकते हो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास ये फ्रीडम है, वो उसे कर सकती है। सो कैन यू एक्सप्लेन दिस विद द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज, how quotas can be used as trade barriers and do you think this should be used? Discuss. तो आपके सामने आपको एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है चाइना के टॉयज का और इंडियन टॉयज का कंपटीशन। वो कहानी तो एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि टैक्स जो है कैसे ट्रेड बैरियर का काम करता है। सो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। सरकार ये चाहती है कि लोकल प्रोड्यूसर, स्मॉल प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा मिले। अगर हम लोग जिंदगी भर इंपोर्ट ही करते रहे तो हम एक्सपोर्ट कब करेंगे? दैट इज वाई गवर्नमेंट जो इंपोज करती है क्या? टैरिफ्स। सो इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट सो दैट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. गवर्नमेंट ट्रेड पे टैरिफ यानी कि बैरियर इसलिए लगा रही है ताकि कितना सामान आएगा ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सके। आप ऐसा नहीं कि लूट मार करके लाते रहो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग क्या लाते हैं? गोल्ड लाते हैं, दांत लगवा लेते हैं, किडनी में लगवा लेते हैं, पर पकड़े जाते हैं, फिर होती है उनकी धुनाई। सो गवर्नमेंट पूरी नजर बना के रखती है कि कौन किस कंट्री में जा रहा है और वहां से क्या लेके आ रहा है, सब खबरें मिल जाती हैं। सो कभी भी ये नहीं सोचना कि आप कुछ भी लाओगे और गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। सो गवर्नमेंट नजर रखती है। सो इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस had put barriers to foreign trade and foreign investment, and this was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition. क्यों कर रही थी सरकार, ये मैंने आपको बता दिया। नहीं तो हम लोग कभी भी जो है ना अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, हम हमेशा हैंडीकैप्ड रह जाते। क्यों हैंडीकैप्ड रह जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा दूसरे कंट्री के भरोसे रहते। हम अपनी जमीन पे अपना माल जो उगाकर दूसरों को देकर और फिर उनसे खरीद रहे हैं। सो क्या इसका मतलब पड़ता? तो हम एग्जाम्पल अगर चाइनीज टॉय का लें तो आपके सामने एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, मैं भी बता देता हूं। इंडियन मार्केट में शुरुआत में इंडियन टॉयज का बहुत अच्छा क्रेज था। अगर मैं अपने बचपन की बातें बताऊं तो मैंने लकड़ी की एक गाड़ी आती जिसपे बच्चे पकड़ के चलना सीखते थे।
और अगर वो मेरे शरीर में लग भी जाती तो मुझे ना तो कोई सेप्टिक होता, ना ही मुझे टेटनस का इश्यू होता, और ना ही उससे मुझे कोई भारी चोट लग सकती थी। अगर मैं उसको खा भी लेता तो मेरी बॉडी में कोई हार्म नहीं होने वाला था। बट जैसे ही चाइनीज प्रोडक्ट आए तो स्टोरी चेंज हुई। स्टोरी क्या चेंज हुई बच्चों, कि चाइनीज प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट्स के मुकाबले सस्ते थे। हमारे उस लकड़ी के खिलौने को एक बाड़ई बनाता था, जिसे बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगती थी। चाइनीज टॉय फैक्ट्री से बनकर आते थे, इसलिए वो सस्ते होते थे। हमारे टॉयज आउट ऑफ कलर, मतलब ऐसे ही दिखते थे सिंपल, उनके कलर्स जो होते थे बड़े अट्रैक्टिव होते थे। बच्चे बहुत अट्रैक्ट हुए। इसी कारण माँ बाप को मजबूरी में वो खिलौने दिलाने पड़े, और बच्चा उन खिलौने को जब भी मुंह में लगाता था तो उससे कई सारे प्लास्टिक के होने वाली बीमारियों के इश्यूज बॉडी पे नजर आए। बट क्या करें साहब, मजबूरी थी, अभी भी खिलौना सस्ता है। सो लोगों ने इंडियन खिलौनों को छोड़कर चाइनीज खिलौनों को सपोर्ट किया, चाइनीज खिलौने उन्होंने लिए। आज भी आपके घर में कोई ना कोई खिलौना ऐसा जरूर होगा जो चाइना का होगा। मैं कहूंगा आप भाई साहब वुडन के खिलौने लीजिए, बहुत अच्छा है। चाइनीज खिलौनों को बॉयकॉट कीजिए, कोई फायदा नहीं है। आप हेल्थ से भी जा रहे हैं और अपने देश की वेल्थ से भी जा रहे हैं। आज के टाइम में बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट पर बैरियर लगाया है, टैरिफ्स लगाए हैं, ताकि हम अपने खिलौनों को प्रमोट करें। और आज के टाइम पे एक बार फिर से लकड़ी के खिलौने आ रहे हैं। ये हमारे लिए इतने प्राउड की बात है, क्योंकि हमारा जो बचपन, हमारा जो कल्चर, हमारे जो गेम्स होते थे, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में या उनके इन्फ्लुएंस होकर ये सोचते हैं कि वो चीजें अच्छी हैं और हमारी चीजों में दम नहीं है। यही रीजन था चाइनीज टॉयज का इंडियन टॉयज पे हावी होने का। आगे आपको समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाता है सभी कंट्रीज के लिए जो भी इसके मेंबर्स हैं, ताकि उन सभी के बीच में ट्रेड जो है वो बहुत स्मूथली, बहुत प्रैक्टिकली और विदाउट एनी हिंड्रेंस हो। सो वर्ल्ड ट्रेड के बारे में आपसे क्या कहते हैं? इट इज वन ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री करना चाहते हैं। जो कोई जिससे इंपोर्ट करना चाहे कीजिए, एक्सपोर्ट करना चाहे करिए। सो स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. जो डेवलप कंट्रीज थे उनकी डिमांड पर WTO का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और यह देखा जाने लगा कि कोई भी कंट्री इन रूल्स को डिसओबे ना करे, हर कंट्रीज को ओबे करे। अगर कोई नहीं करता है तो वर्ल्ड ट्रेड उसमें बीच में आकर यह बताता है कि भाई साहब समस्या क्या है। सो नियरली 160 कंट्रीज इसके मेंबर है जून 2014 तक, 164 2016 तक हैं। आप देख लीजिएगा अभी करंट में कितने हैं, मैं भी भूल गया हूं इसमें भी मेंबर कितने, आई थिंक 180 के आसपास तो होंगे। So WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that developed countries have unfairly retained trade barriers. अब क्या होता है भाई साहब कि जिस बच्चे के हाथ में बैट है, जब वो क्रिकेट खेलने आता है, अपनी बारी आते ही, आउट होते ही निकल जाता है। वो कहता है मेरा बैट है, पहले बैटिंग भी मैं ही करूंगा, और जैसे उसकी मम्मी ने बुलाया वो फटाफट बैट लेके चल देता, आप बीच में खड़े देखते रह जाते हो। यही काम डेवलप कंट्रीज भी कर रही थी। उन्होंने दूसरे के ऊपर अपना सामान थोपना शुरू किया कि भाई साहब लीजिए, और दूसरे के सामान आते तो फिर बैरियर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट पे सब पे बैरियर लगाने शुरू कर दिए। सो WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। सो वी कैन से दैट कि WTO के जो रूल्स थे वो पार्शियल थे, वो डेवलप कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए आज जो आप कंट्रीज देख रहे हो, यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड जैसी, उनकी हालत देख लो और हमारी देख लो। हमारी इकोनॉमीज अब डेवलपिंग स्टेज में आई हैं, वरना हम बहुत पहले ही इनसे आगे जा चुके होते थे। कैसे जा चुके होते? जो इनके रॉ मटेरियल है वो हमने पैदा किए हैं, इन्होंने कहीं और से डेवलपमेंट नहीं पाई है, हमें एक्सप्लॉइट करके पाया है। सो जिसकी छाती पे बैठ के आपने खाया है, अगर वो खुद खाता तो आज आपसे कहीं गुना ज्यादा खा पाके तंदुरुस्त होता। मेरा देश इसलिए कमजोर रहा क्योंकि लोगों ने इस देश के अंदर से इसको खा लिया, दूसरों को खिला दिया, दूसरे नेशंस को खुल के चुनौती दी कि आइए और यहां से खाइए। सो यही रीजन है कि आज इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, वरना आज इंडिया डेवलप्ड होता। हर रिसोर्स जो वर्ल्ड ने हमसे लिया वो खुद हमारा ही तो है।
आपको पता ही है हमारी कॉटन इतनी भारी, इतनी फाइन क्वालिटी की है, पूरे वर्ल्ड में आज भी अच्छी नहीं है, हमसे अच्छी ऊन, हमसे अच्छा कॉटन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डिस्कस एनी टू इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दो इंपैक्ट बताने ग्लोबलाइजेशन के, आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है। सो पहला क्या है बच्चों, एमएनसीज हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। एमएनसीज का विश्वास हिंदुस्तान में एक बार फिर से बढ़ रहा है। लास्ट के 20 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट जो है डबल की रफ्तार से चल रही है, विच मींस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। और कोई भी एमएनसी तब तक किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जब तक कि उसको बेनिफिट नजर ना आए। सो दैट मींस इंडिया बेनिफिशियल तो है। एमएनसीज हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि हम जो है बिल्कुल कमजोर हैं, बट आप देखिए हमारे बराबर नेक टू नेक जो है कई सारी आपको विदेशी कंपनी देखने को मिलेंगी। डोमिनोज, मैकडी, केएफसी, बताइए बाहर की हैं। कई सारे बैंक्स, जैसे आपको पता ही है भाई साहब, यूनिकार्ड जो आया था बाहर का है, सिंगापुर का है, पर यहां चला। सो सारी सर्विसेज, सारी कंपनियां इंडिया में इसलिए इंटरेस्टेड हैं बिकॉज इनमें उनको स्कोप नजर आता है। अपनी गाड़ी देख लीजिए और विदेश की गाड़ी देख लीजिए, आपको ज्यादातर कार्स कंपनियां बाहर की मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो टाटा की कार्स ले लीजिए। किया सेल्टोस जैसी गाड़ियां आपने कई बार फिल्मों में या फिर फिल्मों कह रहा हूं, आपने अखबार में देखा होगा, बीच में से कट गई, टूट गई। इतनी महंगी गाड़ी और इतनी बिल्ड क्वालिटी कमजोर। हमारे देश के बिजनेसमैन ने, कार इंडस्ट्रीज ने एक ही चीज देखी, जैसे अगर मैं टाटा साहब की बात करूं तो रतन टाटा जी ने यह देखा कि ये जो गाड़ियों में दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो लोहा ले रहे हो वो इधर उधर से ले रहे हो। अरे मेरा खुद का है भाई साहब, एक शीट क्या 10 शीट लगा दूंगा, मुकाबला तो होगा ही नहीं। इंडिया का आदमी है, इंडिया का ही लोहा है, क्या कमी है भाई साहब? तो बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग दी। आज हमारे देश के ऐसे उद्योगपति विदेश की कंपनियों को कॉम्पीट कर रहे हैं और हर जगह आप हर फील्ड में से पाओगे। सो दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। टाटा की गाड़ी पहले उतनी अच्छी शायद नहीं हुआ करती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी इंट्रोड्यूस नहीं हो रही थी। सामने कोई आए तो सही टक्कर में, फिर आप भी सीखते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि कैसे इंपैक्ट पड़ता है। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, जब हम अपने स्कूलों से निकलकर आए कॉलेज में, नए नए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे कपड़े हमारे एरिया को इंडिकेट करते थे। जैसा हमारा एरिया था, हमारे एरिया में जो पहनते थे हम भी वैसे ही पहन लेते थे। पर जैसे ही कॉलेज में पहुंचे सो तमाम अलग अलग तरह के बच्चे, सो उनके अलग अलग तरह के कपड़े। सो भाई साहब हमारा भी स्टैंडर्ड बदल गया, हमने भी अपने कपड़ों का स्टाइल बदल लिया, हमारे बालों का स्टाइल बदल गया। गंजे नहीं कहना, पहले अच्छे भले थे, ठीक है। सो हमारे बोलचाल ढंग बदल गए। सो हमने जब दूसरों को देखा तब बहुत कुछ सीखा और शायद उनसे बेहतर बनने की होड़ में ही हमने ये सब सीखना चाहा था कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। सो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतनी इन्वेस्टमेंट की नई टेक्नोलॉजी में कि हम उनको कॉम्पीट कर पाए। सो सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। कईयों ने तो फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर ली, जैसे कि रतन टाटा जी ने। आपको पता ही है भाई साहब, बताइए कमेंट सेक्शन में किस विदेश गाड़ी में अपनी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयरर। ग्लोबलाइजेशन तो ठीक है भाई साहब, इससे नुकसान हो रहे हैं, फायदे हो रहे हैं, जो भी हो रहा हो, गवर्नमेंट कैसे इसको फायदेमंद बना सकती है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से अपनी डोमेस्टिक मार्केट को इंपैक्ट तो होता है। सो गवर्नमेंट कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकती है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके, कुछ पॉलिसीज को बना के। तो आइए, सो गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। कर सकती है कैसे? कि देयर पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड पावरफुल बट ऑल द पीपल्स इन द कंट्री। इस देश में अगर अमीर आदमी ही कॉम्पीट कर पाएगा, अमीर आदमी ही प्रॉफिट गेन कर पाएगा, सो गरीब का कौन सोचेगा? सो इसका मतलब गरीब पे तो इंपैक्ट बहुत बुरा आएगा। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट not only the powerful or rich persons of the society but also the other vulnerable sections or all the people of the society, या अपनी कंट्री के सारे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल
द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। किसी कंपनी में हम लोग काम करते हैं, नियम कंपनी के चल रहे हैं और परेशान हम हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट को आगे आना होगा कि भाई साहब ये कंपनी विदेश में नहीं है, कंपनी विदेश की हो सकती है पर ऑपरेट इंडिया में हो रही है। सो जो रूल रेगुलेशन है वो इंडिया के चलेंगे। सो ऐसा ही होता है। सो इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रांग इनफ टू कॉम्पीट। ऐसी कुछ रूल रेगुलेशन, ऐसे कुछ इंपोर्ट टैरिफ लगा दो जिससे कि वो पर्टिकुलर एरिया में भाई साहब आप जो है आ ही नहीं सकते। जब तक कि आप समझते हो एक पेड़ मैंने लगाया, उसको मैं तब तक बचाने का मौका मुझे चाहिए ही चाहिए जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। एक बार वो स्टैब्लिश हुआ, एक बार वो अपनी पीक पॉइंट पे आ गया, फिर उसको शायद सपोर्ट की जरूरत ना हो। इनिशियल स्टेज पे वो लड़खड़ा सकता है, वो टूट सकता है, उसे कोई तोड़ सकता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक वो मजबूत ना हो जाए मैं उसे पानी दूं, खाद दूं, उसका ध्यान रखूं। सो इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। सो जरूरत पड़े तो सरकार बैरियर लगा सकती है कि भाई साहब नो एंट्री। सो इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। और अगर WTO बोले कि नहीं आप तो इंपोज कर रहे हो ट्रेड टैरिफ, तो उसको समझाओ ऐसा है भाई साहब, ये अपनी पॉलिसीज रखिए अपने पास और जाइए अपने देश में, हमें अपने लोगों को मरवा के तुमको नहीं उठाना, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर WTO पर बेशक डेवलप कंट्रीज का प्रेशर रहा हो, बट भाई साहब आप ऑपरेट दूसरे नेशन में कर रहे हो, उस नेशन के अपने व्यापारी होंगे, उनको थोड़ी डुबो दोगे, कोई नहीं करेगा फिर ट्रेड। सो नेक्स्ट इज बच्चों बहुत बड़ी चीज है आपके सामने, मैं आपके सामने हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, आप इसको रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए और देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आने हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। मैं स्पेशली छोड़ रहा हूं क्योंकि बार बार इस पे आना पड़ेगा स्क्रीन पर, मैं हालांकि बता दूंगा बट आप इसको चाहें तो अपने बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं, मैं यहां तक हट जाता हूं तो यहां तक तो ये ठीक है। 2 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, आप प्लीज इसको देख लीजिए ध्यान से, कोई इशू नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, केस स्टडी है, आप पढ़ लीजिए, मैं फिर उसके 2 मिनट बाद बोलता हूं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, केस स्टडी में बेस्ट क्या होता है, आपके आंसर सारे यही होते हैं, आपको यहीं से अपने आंसर ढूंढ के लिखने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए मैं आ जाता हूं, एक बार केस स्टडी को आपके साथ पढ़ लेता हूं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो बच्चों क्या कहता है, टुडे ग्लोबलाइजेशन इज यूनिक, इट इज वेरी यूनिक एंड इट अफेक्ट्स एवरीवन। हर कोई इससे अफेक्ट हो रहा है क्योंकि एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। एंड इट इज अ बिग रीजन व्हाई द वर्ल्ड लुक डिफरेंट टुडे देन इट डिड इन 50, 100 और 200 ईयर्स एगो। आज जो आप देश देख रहे हो वो बड़ा मॉडर्नाइज नेशन है। ये इंपैक्ट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। एक देश से दूसरा देश सीख रहा है तो उसका ढंग विचार सब बदल रहे हैं। सो द वर्ल्ड कंट्रीज हैव नेवर बीन सो क्लोजली लिंक्ड एज दे आर टुडे। कभी ऐसा नहीं था कि पहले ये लोग क्लोज लिंक होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना वक्त है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो कैसे लिंक्ड होते, सो नहीं थे। सो ग्लोबलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज प्रोसेस बाय विच स्टेट्स एंड सोसाइटीज around the world are linked together in mutual interdependence. So globalization ने एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ दिया है, इंटरडिपेंडेंट बना दिया है, इंटरलिंक्ड बना दिया है। सो नेशनल इकोनॉमीज इंटीग्रेट विद ईच अदर। एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश के साथ जुड़कर काम कर रही है। कंज्यूमर पैटर्न और कल्चर भी एक जैसे होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल डिसीजन भी अब ऊपर आ रहे हैं देश विदेश के बीच में और एक दूसरे को बड़े लेवल पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो पहले आए अगर आपकी इस बात पे कि कैसे इकोनॉमीज इंटीग्रेट कर रही है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, कैसे पैटर्न और कल्चर बदल रहे हैं। जो डोमिनोज का खाना अमेरिका में मिलता था, ब्रिटेन में मिलता था, वही सेम पिज्जा यहां भी मिल रहा है। जो KFC बाहर है, सेम वही पैटर्न पे यहां भी है।
एक नेशन दूसरे नेशन को सपोर्ट करता है। इंडिया की सपोर्ट में रशिया प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ बोलता है, फिर इंडिया किसी के लिए जाके कुछ बोलता है। सो इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बोल रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे एडवांटेजेस दिए हैं। अब वर्ल्ड में लोग बाय भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, सस्ते दामों पे कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि फोन अमेरिका से जाके लेके आ रहे हैं, गोल्ड सऊदी अरेबिया से जाके लेके आ रहे हैं, पहले नहीं था। मोर पीपल हैव द पॉसिबिलिटी टू ट्रेवल एंड कंपनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आईफोन अमेरिका का है, यहां बिक रहा है, क्या हो गया है भाई साहब? ज्यादा आगे बढ़ गया लग रहा है, इसको पीटा तो ये डर गया। देखा हमारी मेरी जो पिटाई है उसका इंपैक्ट आप देख सकते हो। मैं ग्लोबल नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, पर मेरा इंपैक्ट देख रहे हो। इस छोटे से यंत्र पर इतना प्रभाव आया, ऐसे टुप से किया और इसकी सांस निकल गई होती, बट कोई बात नहीं, सांस बच गई है। सो जो अभी जो ग्रोथ हो रही है इमर्जिंग कंट्रीज मार्केट के लिए लार्ज, और उसके लिए सब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है। अगर और बात करें सो जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू। और बात करें सो ओवरथ्रो ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज मिलिट्री एंड कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप इन 1980s and 90s so that people now have freedom to seek information, travel freely, participate in global market। पहले सरकारें जो अपना हथकंडा अपना के रखती थी, अपनी मर्जी से इंपोर्ट कराती थी चीजें, अपना जो हम खाएंगे वो तुम खाओगे, जो हम पहनेंगे वो तुम पहनोगे। बट आज ऐसा नहीं है, कुछ भी करो। सो ग्लोबलाइजेशन मेक्स द वर्ल्ड फेस न्यू चैलेंजेस। न्यू चैलेंजेस आए हैं, कंपटीशन फील हो रहा है आपको, सस्ते प्राइस मिल रहे हैं, लीजिए। सो मैनी फॉरेन कंपनीज कॉम्पीट विद देयर काउंटर पार्ट्स, एक दूसरे से अब काउंटर हो रहा है। वर्कर्स फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज एंड गुड्स प्रोड्यूस इन एवरी कंट्री कॉम्पीट विद ईच अदर। लोग भी कॉम्पीट कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी एचआर देखिए, हमारी एचआर पहले ऐसे होती थी, हाँ भैया वैकेंसी निकली, भैया काम करोगे क्या? आ गए मैडम, लीजिए। इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू क्या है, ऐसा, हाँ ठीक है, सही दिख रहे हो, शकल वकल भी ठीक है तुम्हारी, भाई ठीक हिसाब लग रहा है, पढ़े लिखे घर के हो, चलो जाओ काम कर लो। आज की एचआर कैसे बोलती है? आप देख लीजिए कितना बदलाव आया है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मे आई टॉक टू मिस्टर जोगिंदर सिंह? फिर उधर से बोले हम तो थोड़ी बदल रहे हैं, हम तो हाँ हाँ मैडम बताइए मैं बोल रहा हूँ। मैडम अभी भी इंग्लिश में बोल रही है, हम अभी भी हिंदी में लगे पड़े हैं। सो मैडम फिर आगे की जानकारी देती है, हम अभी भी हिंदी चल रहे हैं। फिर 2 लाइनें बोलने के बाद मैडम कहती है हाँ तो सर बताइए आप कब फ्री हैं। सो ये सब इंपैक्ट है। आप दूसरे को देखकर कॉम्पीट कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। और एक और एग्जांपल पे आते हैं। हम अपने घर में खाना कैसे खाते हैं? कतई देहाती जानवर की तरह। अगर हाथ से जब चावल खाते थे देखा था ऐसा पूरा पूरा ऐसा चल रहा है। जैसी सामने एक महिला आई, सुंदर सी महिला आई आपके सामने, मान लो आप होटल में हो, किसी ढाबे पे रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खा रहे हो, आपकी प्रक्रिया अभी भी वही चल रही है। एक इंसान कपड़े बदल सकता है पर अपनी सीरत नहीं बदल सकता। वो जो अंदर से है वो दिखेगा। सो वो होटल पे बैठ के ऐसे अपना खाना खा रहा है। अगर चलो हाथ से भी नहीं खा रहा तो चंबल से भी जानवर की तरह खाता है। जानवर कैसे खाता है? मुंह रुकने नहीं देता है। ये गंदा पैटर्न है खाना खाने का। ऐसे चम्मच उठाई खाई, मुंह चलते चलते आधा खाना मुंह में ही, अभी फिर दूसरी चम्मच भर ली। समझते हो? हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत हो, एक टर्म होती है जानवर खिलाने के लिए, न्यार। हरी जो आपने हरी हरी घास में खड़ी देखी जो जानवर के लिए होती है, जिसे उत्तर प्रदेश में चरी कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी चरी कहते हैं। सो वो जानवर को खिलाई जाती है और वो उनके मुंह में ठूसी ठूसी जाती है। खाते रहो, क्योंकि उनको तो ऐसा मुंह चलाने की आदत है। ये खा रहे हैं, अचानक अब सामने से एक महिला आ गई, बहुत सुंदर सी दिख रही थी, किसी कंपनी में बढ़िया से पद पोस्ट पर है। जैसी वो सामने बैठी, आपकी चम्मच एकदम यूं बदल गई, दाढ़ी वाड़ी एकदम साफ करी, एकदम टिश्यू विश्यू से साफ करी और अपना क्या करना शुरू कर दिया, फिर ऐसे खाते एकदम मुंह बंद हो गया। जब मुंह अभी तक भैंस की तरह चल रहा था ना, बड़े बड़े दांत आप दिखा रहे थे ना, जो कोबरा एनाकोंडा जैसी जीभ जो दिख रही थी, अब वो जीभ भी अंदर चली गई और दांत भी बंद हो गए। क्या हो गया भाई साहब, तुम क्यों डर रहे हो? ये भी अजीब प्राणी है यार। जैसे कोबरा का नाम लिया, सबसे पहले इसकी बत्ती गुल, समझ रहे हो? सो अब स्टाइल बदल गया। अब आप सीख रहे हो, हम रेप्यूटेड है एकदम। और मैडम भी बेचारी, मैडम जिस मैडम को आप देखकर ये सोच रहे हो कि संस्कार के साथ खा रहा हूं, मतलब खा तो चम्मच के साथ रहे हो, बड़े तमीज तहजीब जो आप दिखा रहे हो, मैडम भी वहां पे ऐसे ही है। जैसे आप गए, मैडम कह रहे हटा प्लेट, लाया सामने चाय में एकदम टोस्ट पर बिस्कुट दबाया और ऐसा आधा गिरा तो उसको आधे से निकाला और फिर उसको खाया, फिर अपना मुंह पहुंच के फिर अगल बगल देख रही है और कोई तो नहीं देख रहा। सो ये क्या है? ये बेसिकली आप कॉम्पीट करने के चक्कर में एक दूसरे से सीख रहे हैं चीजें। समझ में आ गई बातें? बेइज्जती मत करा देना कहीं ऐसा खाना खा के मिल गए ना मुझे, मैं तो बिल्कुल ही भाई, मैं मतलब ऐसे ही खाते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस फोर्स कंपनीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू बिकम बेटर एंड मोर एफिशिएंट
टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। मैंने आपको जैसे बताया ना, कॉम्पीट रहेगा, इफेक्टिव रहेंगी। So free trade is a part of globalization and it is described as international trade that is free from regulatory interventions such as subsidies, quota, tariffs, import, restriction and other measures that discriminate domestic and foreign trade या फिर international goods and services। तो ग्लोबलाइजेशन ने आपको कुछ रूल रेगुलेशन दिए हैं कि भाई साहब ट्रेड कीजिए बिना किसी इंपोर्ट के, बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, और हो रहा है। So this gives every individual the right to choose what she wants to buy without subject to monopolies or governmental directives. So जो ग्लोबलाइजेशन है उसी ने आपको ये बेस दिया है कि नाउ यू हैव टू चॉइसेस, कि आप या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेस करें या आप फॉरेन गुड्स परचेस करें। तो आपके पास चॉइस है, आपके मतलब ये कॉम्पीट करने के लिए भी तरीका सही है और आपके पास चॉइस भी इसी बहाने मिलती है। सो आते हैं अपने बस फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई साहब। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। तो आपको पता चल चुका है कि ग्लोबलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा चेंज प्रोसेस है जिसके थ्रू सोसाइटीज, नेशंस इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। आई होप आपको एक क्लियर है। हम टुकड़ों में लिख देते हैं, इट इज अ प्रोसेस दैट इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड connected the countries। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। कौन सी स्टेटमेंट है भाई साहब, आगे आइए, आ गए। सो द वर्ल्ड कंट्रीज हैव नेवर बीन सो क्लोजली लिंक्ड एज दे आर टुडे। जैसे आज है वो पहले वैसी लिंक्ड नहीं थी। पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन बाय मोर एंड चीपर प्रोडक्ट्स, खरीद सकते हैं। क्या ये इसका इंपैक्ट नहीं है? बिल्कुल है। मोर पीपल हैव द पॉसिबिलिटी टू ट्रेवल एंड कंपनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। आज वो कहीं भी जाएं आए अपना सामान बेचें। या फिर ग्लोबलाइजेशन डिक्रीज्ड कंपटीशन बिटवीन कंट्रीज, इसने डिक्रीज नहीं किया, इनफैक्ट इसने बच्चों इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है। सो ये करेक्ट आंसर है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not associated with free trade? फ्री ट्रेड से क्या जो है इस रिलेशन नहीं है। It is a part of globalization. It is described as an international trade that is free from regulatory intervention. It gives every individual the right to choose whether he or she wants to buy without subject to monopolies or governmental directives. Free trade means trading without money. Free trade का मतलब है मुफ्त में व्यापार करो, कोई पैसा नहीं देना। Is it true कि हम जब किसी से वर्ल्ड ट्रेड करते हैं तो पैसा नहीं देते हैं? सो ऑप्शन डी इज यहां पे इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हेन एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू चूज व्हाट शी ही वांट्स टू बाय विदाउट सब्जेक्ट्स टू गवर्नमेंटल डायरेक्टिव्स और मोनोपोलीज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं फ्री ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, Which of the following is not a benefit of globalization? अब आप टर्म समझ चुके हो, मुझे करेक्ट आंसर बताइए फटाफट, इसमें कौन सा करेक्ट है भाई साहब? The world countries have never been so closely linked, जैसे पहले थी वैसी नहीं है। नेशनल इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो गई हैं, पैटर्न बदल गया है, पॉलिटिकल डिसीजंस बदल गए हैं। People around the world can buy more and cheaper products when people have the possibility to travel and companies can sell their products worldwide. Now people have no right to seek information फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। डू यू थिंक कि लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? हम कोई इंफॉर्मेशन के हकदार नहीं है? बताइए भाई साहब, यही करेक्ट आंसर है इसका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। चलिए भाई साहब आ जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या है। सो मैंने आपको बताया था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और इंटरलिंक्ड किसको? नेशंस इकोनॉमी को विद द other economies while allowing for unrestricted cross border trade, capital, person movements। यानी कि आपका सामान भी जाए, आदमी भी जाए, कुछ भी जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में जाने की। ये एक प्रोसेस है जो आपको इंटरलिंक्ड रख रहा है, इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या होना चाहिए इसमें? फॉरेन ट्रेड भाई साहब इंक्रीज रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेक्निक का हो जाता है, पैसा भी आता जाता रहता है, लोग भी काम की तलाश में, मुझे इंडिया में अगर अच्छा काम नहीं मिल रहा तो लोगों को विदेश जाते हुए मैंने देखा है, मैं भी चला जाऊंगा। सो ये सारे इंपैक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वर द रीजन आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया है। सो व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स। सो भाई साहब अगर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों किया था, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स, इन्हीं के बचाव के लिए किया था। क्यों किया था, ताकि ये एक समय पे इनको इनफ टाइम मिल जाए, किस लिए, टू स्टैंड एंड कॉम्पीट, वो कॉम्पीट कर सके देश विदेशों के साथ। बट व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अब इसके अलावा वर्ल्ड एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको कॉम्पीट कैसे करोगे बताइए। हमेशा दरवाजा बंद रखोगे तो भैया सामने वाले को देखोगे कैसे, बताइए कैसे देखोगे, दरवाजा खोलना तो पड़ेगा, उसको न्योता देना पड़ेगा। पहलवान को चुनौती कैसे देगा अगर कभी अखाड़े में उतरा ही नहीं तो। सो ये अखाड़े में उतरने की तैयारी है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, भाई साहब लाइए क्वेश्चन लाइए। सो मैं आपके सामने ये रब कर देता हूं वरना आपको ये देखने नहीं देगा। In order to protect domestic producers from international competition, particularly between the years of आजादी वाले हमारे, when industrialists were just starting as to emerge, जब उगना ही शुरू हुआ था उस पेड़ का, so Indian government erected barriers on foreign trade and investment. So import competition at this time would have been deadly टू एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, इंडिया दस रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स टू नेसेसिटीज। मैंने आपको बताया मशीनरी खरीद लो, जरूरत का सामान खरीद लो, टेक्नोलॉजी ले लो, बट बाकी चीजें नहीं। सो गवर्नमेंट बिलीव क्या कर रही थी, दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर प्रिपेयर्ड टू कॉम्पीट विद इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, दैट इट sought टू रिमूव दीज बैरियर्स इन इट्स 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था, कई इन्वेस्टमेंट को आने के लिए आमंत्रित किया गया in the year of 1991, and it believed that the quality of goods produced by Indian industries would actually improve as a result of foreign competition. मैंने बोला ना, अभी मैडम का एग्जांपल दिया, ढाबे पे खाते हैं तो देख के सुधरेंगे लोग। तो एडिशनली स्ट्रॉन्ग एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट दिस चॉइस। तो बहुत सारे लोगों का ये चॉइस जो है सपोर्टिव भी था, बिकॉज हर कोई चाहता है पैसा कमाना एंड हर कोई चाहता है एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करना, गलत कुछ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में अगर आप बिलीव रखते हैं तो आपको अपने को अलाउ करना होगा दूसरे के पास जाने के लिए भी, और दूसरे को आने के लिए भी अलाउ करना पड़ेगा विद सम रेस्ट्रिक्शन। कुछ रेस्ट्रिक्शन साथ होती हैं, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि फिर नहीं तो फिर खुल्लम खुल्ला होना शुरू हो जाएगा। टोटली नहीं होता है बट सम लेवल तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प्ड कंपनीज, कैसे करिए। आपको पता है पहले तो लेबर लॉज किसके लिए अप्लाई किए गए थे, जो विदेशी कंपनियां एमएनसीज इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट के लॉज मानने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉइज हैं वो इंडियन है। तो जो एम्प्लॉयर बेशक बाहर का हो, एक आध तो हो जाता है, मतलब ज्यादातर तो एमएनसीज की क्या पॉलिसी रहती है कि भाई साहब वहीं का स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर लीजिए, क्योंकि हमारा आएगा तो 10 लाख रुपए महीने पे आएगा, इधर तो 1 लाख रुपए में फूला नहीं समझता। अच्छी शादी हो जाती है भाई साहब, गाड़ी घोड़ा मिल जाती है। मैं आपको बताऊं एक ऐसा एग्जाम्पल, मेरा एक मित्र है जो पुलिस सेवा में है, किस स्टेट की मैं ये नहीं बताऊंगा, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है, अच्छी मानते हैं इस पोस्ट को भाई साहब, बुरी नहीं है, बहुत अच्छा ग्रेड पे है इस पोस्ट पे। और एक उसी का ही भाई मतलब कजन प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में। दोनों की सैलरी में नॉर्मल सी बात है फर्क तो होगा, एक तरफ सरकारी है भाई साहब, इतनी तनख्वाह थोड़ी मिलती है प्राइवेट जितनी, बट वहीं अगर देखें सुकून की नौकरी, स्टेबल जॉब जो वो गवर्नमेंट की है, रेप्यूटेड भी गवर्नमेंट, मैं ज्यादा मानता हूं प्राइवेट के मुकाबले फिलहाल इस सिचुएशन पे, अभी के लिए कंपेयर करने के लिए। बाद में तो पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकते हैं, इसमें मैं किसी से बहस नहीं कर सकता क्योंकि सबकी अपनी राय है। सो जो मेरे मित्र पुलिस वाले की शादी हुई, उस बेचारे की शादी हमने देखी थी, क्योंकि हरियाणा से वो बिलोंग करता है तो वहां थोड़ा सा डाउरी का इंपैक्ट रहता है। उस मित्र की शादी हुई, उसे मिली थी भाई साहब मैं आपको बताऊं वरना गाड़ी, ब्लैक कलर की एकदम बढ़िया। हम बहुत खुश हुए कि यार हमारे मित्र को, चलो ठीक है, वैसे टाइम तो मिलता नहीं है गाड़ी करके, करेगा भी क्या, पुलिस की गाड़ी में इतना घूमता है, एक लाल बत्ती घूमने वाला कहां इस ब्लैक गाड़ी में घूमेगा। वहीं जब उसके कजन की शादी हुई तो भाई साहब उसे एंडीवर मिली थी। हमें तो इस बात का दुख था
कि एक स्टेबल बंदे के सामने अनस्टेबल, मतलब मैं तो अनस्टेबल ही कहूंगा, गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले प्राइवेट जॉब तो भाई साहब कभी भी जा सकती है। कोविड में आपने देखा ही है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जो आप हटाया गया होगा। एंडीवर, सोना, शादी में, बड़े फार्म्स में। सो ये क्या है, ये बेसिकली आप देख रहे हो ये इंपैक्ट होता है। तो लॉस बनाए जाते हैं इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। सो ऐसे में ही एमएनसीज कंपनी क्या चाहती है कि भाई साहब वहीं का रखो, हमारा आएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा बंदा, सस्ते सस्ता रखो। अब उसका एक्सप्लॉइट होने का डर है। सो क्या कानून थे, क्या कैसे हेल्प की, आप देखेंगे। कंपनीज एंगेज पीपल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम वेयर देयर इज हाई वर्क प्रेशर। कंपनीज क्या करती थी, परमानेंटली नहीं रखती। आज भी आप प्राइवेट कंपनीज देखोगे तो कोविड में कई कंपनीज ने अपने कई हजार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सो ऐसे में ये बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को ज्यादातर पार्ट टाइम जिसे आप कहते हो, इंटर्नशिप जिसे कहते हो, फ्रीलांसर जिसे कहते हो, इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि आपको कभी भी निकाला जा सकता है। सो जब जब काम की जरूरत पड़ी आपने रख लिया, और जब काम की जरूरत नहीं थी आपने निकाल दिया। सो देन ऑन ए रेगुलर बेसिस की जगह पर ये फ्लेक्सिबिलिटी पर रखते हैं। सो टू लोअर द कंपनीज लेबर एक्सपेंसेस दिस इज डन, क्योंकि हर कंपनी का मेन एम है प्रॉफिट कमाना। सो क्यों वो आपको हायर करेगी जब उसका काम भी नहीं होगा, तब भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी उसे। सो कंपनीज ये चाहेंगी कि भैया फ्रीलांस पे ले लो। सो लेबर लॉ फ्लेक्सिबिलिटी लोअर कॉस्ट एंड इंप्रूव्स एडवांटेजेस फॉर बिजनेस। सो इन सब से कहीं ना कहीं फायदा होता है। कैसे वो फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं कि लेबर लॉज में लिखा होता है दो तरह के लेबर होते हैं, एक तो परमानेंट और टेम्पररी भी होते हैं, फ्रीलांस पे भी होते हैं। सो कल को वो अड़ गया तो लेबर लॉज हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप कंट्रोल और प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज। क्या तरीके हो सकते हैं भाई साहब? सो बता देते हैं आपको क्या तरीके हैं। बहुत सिंपल है। एमएनसी क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस है जो और खुद ही मालिकाना हक जमाता है प्रोडक्ट्स में, मल्टीपल कंट्रीज में करता है। ये तो हमने देख लिया है। गला आई थिंक खराब हो रहा है, कोई बात नहीं। एमएनसी लोकेट कहां करती हैं? जहां पर उनको प्रोडक्शन फैसिलिटीज मिलती हैं, ऑफिस मिलते हैं जहां से वो चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। बेसिकली एमएनसीज के बेनिफिट्स, एमएनसीज के प्रॉफिट की बातें। एमएनसीज अपने प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे बेचती हैं, कई सारे देशों को बेचती हैं। द कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर लाइकवाइज मैन्युफैक्चर्ड इंटरनेशनली। क्योंकि मल्टीनेशनल है इसलिए उनका जो सर्विसेज का प्रोडक्शन है, जो सर्विस है वो इंटरनेशनली होती हैं। एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस इज ब्रोकन अप into small steps and dispersed all around the world। हर एमएनसी एक ही जगह पे ऑपरेट होकर सब कुछ नहीं करती। आप देखोगे किसी देश में कम्युनिकेशन चल रहा है उनका, किसी देश में प्रोडक्शन चल रहा है, किसी देश से दूसरी सर्विस चल रही है, मिलती जाती है पर सब यूनिट अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, एमएनसी क्या करती है, एस्टैब्लिश प्रोडक्शन इन कोलैबोरेशन विद लोकल बिजनेसेस ऑल्सो। कई बार एमएनसी लोकल एरिया में जो कंपनी होती है, इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर भी अपने बिजनेस को चलाती हैं। मोस्ट टिपिकल पाथ अगर इनका है कंपनी चलाने का, वो क्या है, एक्वायर कर लेती है लोकल बिजनेस को बिफोर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ताकि कल को वो उठकर हमारे सामने कॉम्पीट ना कर पाए। फॉर एग्जांपल द ह्यूज अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कारगिल फूड हमारी कंपनी थी, उसको एक्वायर कर लिया। पारक, कारगिल जो फूड कंपनी थी उनकी, हमारे पारक को एक्वायर कर लिया। So in developed nations, large MNCs place production orders with small businesses। आप इसकी जगह कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो। हमारे बहुत सारी इंडियन कंपनीज को विदेशी कंपनी ने एक्वायर किया है, हमने भी किया है, वो भी हम भी मल्टीनेशनल में आते हैं, ऐसा नहीं है। सो लास्ट पॉइंट ये है कि जो एमएनसी हैं, एमएनसी जितने भी डेवलप नेशन में वो प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू करवाते हैं। भाई साहब खुद करेंगे वो अलग काम कर रहे हैं, उस पर अलग मुनाफा है, दूसरे को टेंडर दे दो। जैसे क्या होता है, मान लो कि आपने क्या किया, आपने एक पूरी सोसाइटी को पोतने का काम कर लिया, रंग करने का, पेंट करने का। अब आपके पास इतने पेंटर नहीं है, आप क्या करोगे, छोटे मोटे जैसे हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं इससे और अच्छा और आते हैं। मैंने अभी अपने घर में इंटीरियर का काम कराया, ठीक है, तो मैंने कंपनी को बोला, बड़ी कंपनी थी, काफी पैसा बहुत लिया, नॉर्मल कारपेंटर से ज्यादा पैसा लिया, कई गुना ज्यादा, 2-2.5 गुना ज्यादा। बाद में मैंने उनकी पॉलिसी देखी तो ऐसा था कि वो आगे फिर ठेकों पे देती हैं दूसरी कंपनीज को, क्योंकि काम मेजर उनके नाम पे आ रहा है, बट वो आगे बांट देती हैं। तो जो अपना प्रॉफिट है वो रख लिया और जो कॉस्ट उनकी थी उनको दे दी। ये एक तरीके से कंपनी का डील करना हुआ। यहां भी यही करते थे, जब प्रोडक्शन को एक साथ बल्क में ले लेते थे, ऑर्डर लेने के बाद दूसरों को बांट दिया, नाम अपना ही है। जैसे आप देख लो, कोई बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं
जो उनके लिए सामान तो कोई और बनाता है, सिर्फ वो कंपनी लोगो लगाती है और उस बात का वो हाई गुना रेट चार्ज करती है आपसे, कई गुना रेट ज्यादा। ये एमएनसीज में होता है। सो बच्चों, आज की क्लास में आपको क्या समझ में आया भाई साहब? पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? And what do you think should the developing countries demand in return? क्यों डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि मान लीजिए अमेरिका क्यों चाहता है कि इंडिया अपनी पॉलिसीज को रिलीव करे, हमें आने दे, और क्या बदले में डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये करना चाहिए क्या? आ जाओ देवता, आइए। सो रीजन क्या है ट्रेड एंड करने के लिए? कि सो दैट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन कैन एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन लेस एक्सपेंसिव डेवलपिंग कंट्रीज। मोटिव सीधा क्लियर है, प्रॉफिट कमाना है। मैं किसी अच्छे अगर उसमें जाऊंगा, नेशन, महंगे नेशन में जाऊंगा, तो मेरे को वो पॉलिसीज उतनी ज्यादा बचाव नहीं दे पाएंगी, प्रॉफिट नहीं दे पाएंगी। हर व्यक्ति, हर ठेकेदार ये चाहता है कि मालिक का काम कैसा हो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा बचाना है, मुझे सस्ते से सस्ता लेवल लाना है। आप देखना, एक ठेकेदार जो आपके घर में मिस्त्री प्लस्तर का काम करे, उसके ठेकेदार, उस ठेकेदार के अंडर जो लेबर है, हर दिन आपको चेंज मिलेगी। सस्ते से सस्ता ढूंढ के लाते हैं, आज आएगा पौवा पी के कल भाग जाएगा, परमानेंट नहीं रहते। सो क्यों कर रहे हैं? टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सेम मिस्त्री का एग्जांपल आप समझ लो, ठेकेदार को कैसे बचेगा अगर जो उसका हेल्पर महंगा आ गया? सो दे ऑल्सो वांट असेस टू डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट फॉर इंक्रीजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई साहब, मैं बनाता जा रहा हूं, आईफोन विदेश में बनता जा रहा है, इंडिया कल बंद कर दे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इंडिया में पागल हो चुके हैं लोग आईफोन के लिए। सो अकॉर्डिंगली डेवलपिंग कंट्रीज शुड इंसिस्ट ऑन फेयर ट्रेड टर्म्स फ्रॉम डेवलप्ड वंस। तो अगर आप चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे, आपकी इकोनॉमी बची रहे, तो भाई साहब अपनी कंडीशंस को मनवाइए डेवलप कंट्री से, वरना खत्म हो जाओगे। सो दे शुड बार्गेन टू शील्ड देयर डोमेस्टिक बिजनेस। अपने बिजनेस को बचाने के लिए बार्गेन कीजिए। क्यों? फ्रॉम कंपटीशन ओवरसीज से जो आ रहा है, इन एक्सचेंज टू एसेस टू मार्केट। तो मेरे देश में अगर काम सामान बेचोगे तो हम भी तो कहीं बेचेंगे ना, हमारे में तो तुम घर में रह रहे हो, तो हम तुम्हारे घर में जाएंगे। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। The impact of globalization has not been uniform. Explain this statement. क्या ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है सबको एक जैसा मिला है, सब नेशंस में एक जैसा रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। So, क्या है बच्चों? कंज्यूमर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। किया है स्पेशली पैसे वाले शहर के पड़ोसियों ने। सो दीज कस्टमर्स हु नाउ हैव access to products of higher quality and lower price have more options. अमीर की बात करें तो अमीर पे लाखों गाड़ी खरीदने के ऑप्शन है, गरीब पे तो है ही नहीं। गरीब को क्या इंपैक्ट मिलेगा? लोकल प्रोड्यूसर जो रूरल में है उसको क्या फायदा मिला होगा साहब बताइए। आज भी आप गांव में जाते होंगे, कहीं ना कहीं आपको खोखे में बैठा आदमी नजर आ जाएगा, इवन दिल्ली जैसे डेवलप्ड शहर में भी। So these folks now live much more comfortably than was previously feasible as a result. मेरे पास आज एक बड़ी गाड़ी चाहिए, चमकती गाड़ी चाहिए, मुझे जो सस्ती गाड़ी मिल रही होगी, बड़ी मिल रही होगी, मैं उसे जाके ले लूंगा। बहुत आसान हो गया, पहले नहीं था। तो several of the leading Indian businesses have benefit from the heightened competition. तो बड़े लोगों को, व्यापारियों को फायदा हुआ। They have upgraded their production standards. प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़े। अपनी गाड़ियों का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अपने होटल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। सो इन्वेस्टेड इन मोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और एम्प्लॉय किया नया प्रोडक्शन टेक्निक को भी। रोबोट कहां चलते थे इंडिया में यार? हमारा देश आज भी, अगर आपको हिंदुस्तान की संस्कृति जाननी है, हिंदुस्तान को जानना है, तो गांव जाइए, लोगों से पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान कैसा था और असलियत में भी कैसा है। जो शहरों में आपको दिख रहा है वो मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज का इंपैक्ट है, और ये तभी तक है जब तक भाई साहब वहां से लेन देन चल रहा है। हर एक व्यक्ति जो शहर में BMW चला रहा है ना, उसके माँ बाप या उससे एक पीढ़ी पहले आज भी गांव में अपना जीवन वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं जैसा वो करते थे। BMW आने से सोने की चम्मच में खाना स्टार्ट नहीं किया। BMW के आने से, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने से आपने जो है सब जिंदगी ऐशो आराम की नहीं जी ली। वहां पे आज भी देखोगे, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, पर जमीन में बैठ के खाना खाते हैं। सो अलग विचार है। सो पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम प्रोडक्टिव पार्टनरशिप विद फॉरेन बिजनेसेस। बहुत सारे हमारे इंडियन बिजनेसमैन
विदेशी कंपनियों से छोटा मोटा टेंडर लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, हाउ हैज द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मैं जब तक घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं अपने दोस्त से मिलूंगा कैसे? मेरे को अगर कहीं ग्लोबलाइजेशन करना है, ट्रेड करना है, तो भाई साहब पहले पॉलिसीज तो डील करो, सरकार मुझे जाने तो दे। सो कैसे किया आपको यह देखना है बच्चों, दिखा देते हैं भाई साहब। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स और लिमिटेशंस पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन का मतलब समझ गए कि नहीं? रिमूवल ऑफ बैरियर्स, टैरिफ्स। सो बिजनेसेस आर फ्री नाउ, बिजनेस आर फ्री टू डिसाइड वेयर दे वांट टू ट्रेड और हाउ मच क्वांटिटी या हाउ मच दे वांट टू ट्रेड। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अब लेस रेस्ट्रिक्शन प्लेस हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से पहले के मुकाबले। कंपनीज अब एक जगह से दूसरी जगह जो है बढ़ते हुए जो नेशन जहां से फायदा हो सकता है जैसे कि इंडिया आ रही है, फेवरिंग ट्रेड कर रही है, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ठीक है, विच हैज एक्सेलरेटेड द ट्रेंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इस सब की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ा है। सो फ्री मार्केट और द फ्री मूवमेंट और लेबर, कैपिटल, गुड्स वाज मेड पॉसिबल बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कहीं भी आना जाना ट्रेड का, पैसे का, मैं किसी देश में जाके कमा के क्यों ना लाऊं, मैं किसी देश में अपना सामान बेच के क्यों ना आऊं, यार कोई रोकने वाला नहीं है, मजे आ रहे एकदम, ट्रेड में पैसा मुनाफा लीजिए। सो इट फैसिलिटेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, हेंस असिस्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैं जाऊंगा दूसरा भी आएगा, डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन तो होगा ही। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल अदर देन दोज गिवन हियर। मतलब अदर दोस्त क्या है, एग्जांपल विद एन एग्जांपल कर लीजिए, ये तो शायद आपके एनसीईआरटी का ही है मुझे लग रहा है, इसको कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे मदद की है फॉरेन ट्रेड ने मार्केट्स को इंटीग्रेट करने में? अरे भाई साहब बिल्कुल की है। अगले वाले देश को क्या चाहिए, मैं यहां प्रोड्यूस कर रहा हूं, वहां बेच के आ रहा हूं, मुझे क्या चाहिए मैं वहां से लेके आ रहा हूं, हो गया ना इंटरकनेक्ट। अरे और नीचे आते हैं, चलो अपने इलाके टू इलाके पे आ जाओ। किसी इलाके के लोग पर्टिकुलरली कुछ खाते हैं, वहां पे गोलगप्पे बनते हैं, आप नहीं खाते, आपके यहां मोमोज बनते हैं, तो जैसी डिमांड रहेगी वैसे तो मार्केट में आप कनेक्ट करोगे। सो फॉरेन ट्रेड जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स को तो कर रही है, एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रही है। आते हैं भाई साहब, पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़े लिखे बना देते हैं आपको। सो बोथ प्रोड्यूसर्स एंड परचेजर्स हैव द चांस टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स। इस बार खरीदार के पास भी और बेचने वाले के पास भी, दोनों के पास चांस है मार्केट में आकर आप अपना सामान बेचो थ्रू इंटरनेशनल कॉमर्स, व्यापार। So goods are transported from one nation to another and buyers and producers from different nations compete fiercely. अब आपके पास मौका है, आप जाइए सामने वाले को टक्कर दीजिए। अरे दो मोमोज वाले आते हैं एक इलाके में, पर एक के ज्यादा बिक रहे हैं, एक के कम बिक रहे हैं, भाई साहब कंपटीशन है, चेंज कीजिए अपने कुछ स्टाइल को, खाने के स्टाइल को। सेम यहां भी ऐसे ही है। एज ए रिजल्ट इंटरनेशनल कॉमर्स प्रोमोट्स मार्केट इंटीग्रेशन अमंग नेशन। सो एक मोमोज वाला कहां लगाएगा, किसी बाजार में लगाएगा, तो बाजार जो है उसके लिए बेस है। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में आओगे ट्रेड करने तो वो आपको प्रमोट करने का मौका दे रहा है, नहीं तो रोक देगा। एग्जांपल के लिए ड्यूरिंग द दिवाली सीजन्स इंडियन एंड चाइनीज ऑर्नामेंटल लाइट्स एंड बल्ब्स आर अवेलेबल फॉर परचेज इन इंडिया। हमारी लाइट भी होती है, चाइनीज लाइट भी होती है, कॉम्पीट कीजिए जो बिक जाएगी। सो कॉन्सिक्वेंटली दिस प्रेजेंट अ चांस टू ग्रो द फर्म। इससे चांस रहता है फर्म को ग्रो करने के लिए, चाहे वो चाइनीज अब ग्रो करे चाहे हमारी ग्रो करे। मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे हो चुकी है। सपोजिंग यू फाइंड टू पीपल आर्ग्यूइंग, वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन has hurt our country's development and other one is telling globalization is helping in India in development. Okay, globalization helping in India's development. चलो थोड़ा सा चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। How would you respond to these organizations? एक कहता है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमें नुकसान पहुंचाया, एक कहता है कि फायदा पहुंचाया। बेसिकली बात ये है। सो क्या है बच्चों, देख लीजिए आप, दोनों बातें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। फायदा पूछ लें तो भाई साहब ट्रेड बढ़ गया है, पहले एक गाड़ी थी, आज 10 कंपनियों की गाड़ी है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन प्राइवेट कैपिटल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑफ द कंपनी, पैसों का, गुड्स का आना जाना बढ़ गया है। अब चॉइस भी तो बहुत हो गया, आउटपुट बढ़ गया है, इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों के पास इनकम बढ़ गई है, रोजगार बढ़ गया है। इंडियन रहते तो इतनी पॉपुलेशन है, ये पॉसिबल नहीं था इंडियन कंपनीज के लिए कि इस पूरी जनसंख्या को जो काम कर सकती है
उसको रोजगार दे पाए। ये तो बाहर के लोग भी कर रहे हैं तो हमें रोजगार मिल रहा है। चलिए नेगेटिव बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगी। क्यों? विदेशी आदमी है, सोशल और कल्चरल लिंक नहीं रखता है, वो तो ये चाहेगा मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो यहां के रिसोर्स को यूटिलाइज कर करा के फेंक देगा। इनकम क्वालिटीज में इनकम जो क्वालिटीज है, जो इनकम की बराबरी इक्वालिटी है, उसको डिस्पेयर कर देगा, उसको अलग थलग कर देगा। भाई साहब, इंडियन कंपनी में काम करने वाला क्लर्क 10,000 रुपए कमा रहा है, विदेश में वही दफ्तरी मतलब फॉरेन कंपनीज में जो यहां पे काम कर रही हैं वो 50,000 रुपए कमा रहा है, तो गैप बढ़ गया। एग्रीवेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज विद इन कंट्री, एक ही शहर में एक ही देश में इनकम में इतना गैप मिल जाएगा। सो वट एवर मे बी द फियर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आई फील, यानी कि मैं फील करता हूं दैट इट हैज नाउ बिकम ए प्रोसेस विच इज कैचिंग द फैंसी ऑफ मोर एंड मोर नेशंस। लोगों पे इंपैक्ट डाल रहा है, जो लोग करना चाह रहे हैं उनको तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। हैंस वी मस्ट बिकम रेडी टू एक्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन। और अगर हमें भी कॉम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, सो बी रेडी कि हमें इस चीज को समझना होगा एंड ऑल्सो मैक्सिमाइज इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। और जैसे सब लोग मार्केट से फायदा उठा रहे हैं वैसे आप भी उठाइए। स्वागत है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मार्केट में। आप भी फायदा उठाइए, हम भी उठाएंगे, आप भी कॉम्पीट कीजिए, हम भी करेंगे। आपकी टेक्नोलॉजी को हम सीखेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी को आप सीखेंगे। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इससे थोड़ा सा हटके। मथुरा में, वृंदावन में आज रशिया से लोग आके रहते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, यहां के लोगों से शादी कर रहे हैं, और जो कभी जीन्स और शॉर्ट्स में हुआ करते थे वो लोग साड़ी पहन रहे हैं। हम जो है, जो साड़ी में हुआ करते थे, आज जीन्स शॉर्ट्स पहन रहे हैं। सो ये इंटरैक्ट हुआ है ईस्ट वेस्ट कंट्रीज का। हमने उनकी चीजों को सीखा, उन्होंने हमारी चीजों को सीखा, और उल्टा हो गया अभी। ठीक है, सो ये है इंटरनेशनल मार्केट। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेसिकली अब थैंक यू कहने की बारी आ गई है बच्चों। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, जबान देख रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में चली गई है। सो अगर कोई भी डाउट रहे आपका तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और कितना % मजा आया, आखिरी तक इस वीडियो को देखना बच्चों, पूरी देखना, आपके सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको इस चैप्टर में अब कोई डाउट नहीं रहने वाला। सो ध्यान किधर है, माल इधर है भाई साहब, पूरा कंटेंट इधर है, आप इधर ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। और उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा और चीजें फिर से क्लियर करूंगा। तो जब तक के लिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर।